and welcome Hasib, Larab, Sadiq, Rashizada, and Marjala. And yeah, the online students, physical students as well, welcome to all. Ladies and gentlemen, हमने लास्ट वीक आईपी नेटवर्क्स को लेयर 3 को कंप्लीट कर लिया। हमने लेयर 3 को कंप्लीट किया और इसमें हमने आईपी वर्जन, पहले हमने लेयर 3 के पर एक जेनेरिक चैप्टर पढ़ा, फिर हमने इसमें IPv4 पे भी पढ़ा, फिर हमने IPv6 पे भी पढ़ा और उसके बाद फिर हमने ICMP वर्जन 4 पे और वर्जन 6 पे इन सारी चीजों को जो कि नेटवर्क लेयर के साथ रिलेटेड है वो कवर कर। अब उसके बाद जेनेरिकली हमें समझ आती है कि अगर ये TCP/IP सूट है, स्टार्टिंग विद द नेटवर्क लेयर, सॉरी स्टार्टिंग विद द फिजिकल लेयर, then is the data link layer, then is the network layer. So we can easily understand that the next layer should be transport layer. इसलिए ladies and gentlemen, we are starting today a new module which is about the transport layer. ठीक है? Okay. अगर हम transport layer की बात कर रहे हैं तो then what are our objectives? And the objectives are, number one, we want to explain the purpose of the transport layer. Purpose of the transport layer in managing the transportation of data, definitely in an end-to-end communication. What means by end-to-end communication? End-to-end का मतलब ये है, end-to-end का मतलब ये है कि ये मिसाल के तौर पे आई एम टॉकिंग और दूसरे एंड पे इज माई लैपटॉप और दूसरे एंड पे कोई सर्वर है, मिसाल के तौर पे जूम का सर्वर है, वेयर आई एम स्टोरिंग माई डेटा. So the communication between these two devices will be called as end-to-end communication. End-to-end communication. तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं द पर्पज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इन मैनेजिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा इन एंड-टू-एंड कम्युनिकेशन. ठीक, यानी कि यहां से लेके पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जो डेटा जा रहा है, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर क्या अहमियत है उसकी. फिर नंबर 2, इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक TCP जी, एक TCP और दूसरा जिसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा UDP. तो हम TCP का ओवरव्यू और UDP का ओवरव्यू लेना चाहते हैं. फिर हम देखेंगे कि दोनों में एक इंपॉर्टेंट, यू मे कॉल इट एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, जिसको कहते हैं पोर्ट. तो हम उस पोर्ट की बात करना चाहेंगे कि ये TCP और UDP में ये पोर्ट्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है. फिर हम दोनों में TCP में भी कम्युनिकेशन प्रोसेस देखेंगे और स्पेशली इसमें हम देखेंगे अबाउट दी जैसे थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस जिससे कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और किस तरह 4 प्रोसेसेस करके कनेक्शन टर्मिनेट होता है. इसलिए हम TCP कम्युनिकेशन को कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, जबकि इसके मुकाबले में UDP ना कोई कनेक्शन बनता है ना कोई कनेक्शन बनना, नहीं तो टर्मिनेट कहां से होगा, इसीलिए इसको कनेक्शन लेस कहते हैं. फिर लाजमी तौर पे जब हम TCP और UDP पढ़ेंगे तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनकैप्सुलेशन. दोनों प्रोटोकॉल अपने अपने मुताबिक डेटा को, एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आ रहा है उसको इनकैप्सुलेट करेंगे. अगर TCP करता है तो आपको पता है कि उसको कहते हैं सेगमेंट. अगर यही इनकैप्सुलेशन UDP करता है तो उसको कहते हैं UDP डेटाग्राम.
यूडीपी डेटाग्राम। तो जब ये इंकैप्सुलेट कर रहा है, किस चीज से इंकैप्सुलेट करता है? आपको पता है हेडर ऐड किया जाता है। इंकैप्सुलेशन का मतलब है हेडर का ऐड करना। अगर हेडर ऐड हो रहा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि हेडर में कौन कौन सी, यानी हेडर विल एक्सप्लेन टू अस द टीसीपी प्रोटोकॉल सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। So we will try to understand the header of the TCP as well as of the UDP. So these are the objectives of this module. जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई नंबर इंप्रूव हुआ नहीं हुआ? तो लारैब, हसीब, सिद्दीक, राशिद ज़ादा, उमर जलाल, क्या आप लोगों की को इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ सिंक में हैं, या डू यू वांट समथिंग मोर और समथिंग लेस? सर वॉइस स्लो है, इफ पॉसिबल इंक्रीज। ओके, अभी देख लेते हैं जी कि वॉइस क्यों स्लो है, रुकनी चाहिए। ओके, अब बताएं राशिद ज़ादा, वॉइस क्वालिटी कैसी है? और क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स? ओके, दोबारा एक्सप्लेन करें प्लीज। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं मोहम्मद सदीक। लेकिन पहले मुझे ये बताएं मोहम्मद सदीक कि मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है? ओके नाइस। तो वॉइस जो है वो क्लियर है, राशिदादा भी कहते हैं अभी क्लियर है। और अब क्या स्टेटस है राशिदादा? ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कहा ऑब्जेक्टिव दोबारा एक्सप्लेन कर दें सदीक। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको दोबारा बता रहा हूं कि इस चैप्टर में ही, पहले तो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने बड़ा आपको इजी जुबान में बताया कि इससे पहले आपने आपने जो लेयर पढ़ी है, दैट वाज लेयर 3 विच इज द नेटवर्क लेयर। तो सबसे पहले तो हमने इस लेयर को जेनेरिकली देखा कि भाई इस लेयर के क्या फंक्शंस हैं और इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। फिर हमने इसके बाद चले गए कि भाई इसमें IPv4 है, तो हमने IPv4 को खूब अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर हमने कहा इसमें एक नया प्रोटोकॉल भी है जो कि IPv6 है, हमने वो भी पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि यहाँ पे ICMPA वर्जन 4 है, हमने वो भी पढ़ लिया। और फिर हमें पता चला कि इसमें ICMP वर्जन 6 भी है। तो हमने ये सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स ग्रैब किए। इसके बाद नो डाउट, अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि इसके बाद फिर बनता यही है कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे चले जाए, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले डेटा लिंक लेयर तो हम पढ़ चुके हुए हैं। तो इसके बाद इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर इज द राइट चॉइस, इसलिए आज हमने ट्रांसपोर्ट लेयर का आगाज किया। फिर हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं वो है TCP और UDP। ये दोनों प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं किस लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरे को कहते हैं प्रोटोकॉल, दूसरे को कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छे से, अब अगर ये इनके नाम हो गए, अब हम देखना ये चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हम इन दोनों का ओवरव्यू लेना चाहते हैं। ओवरव्यू में लाजमी तौर पे हम इनके हेडर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर TCP हेडर लगाती है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि उस PDU को कहा जाएगा सेगमेंट। और अगर UDP लगाता है अपना हेडर तो उसको कहा जाता है UDP डेटाग्राम। तो क्योंकि हेडर लग रहा है तो हम हेडर को स्टडी करना चाहते हैं, दोनों के हेडर स्टडी करना चाहते हैं। और जब हम हेडर समझ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि इन प्रोटोकॉल्स की क्या ऑर्डर है, यानी सेंटेक्स है, यानी ग्रामर है, और ये क्या इसका हर एक बिट का है या ग्रुप ऑफ बिट का क्या मीनिंग है।
और मीनिंग से ये पता चलेगा कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसी दौरान ये भी देखना चाहेंगे कि जो टीसीपी है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले सोर्स और डेस्टिनेशन या सर्वर और क्लाइंट जो मर्जी कह लो, ये आपस में एक थ्री वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनाएंगे। थ्री वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाएंगे का मतलब है थ्री वे हैंडशेक से कनेक्शन बनाएंगे, जिसका मतलब है कि दोनों अवेलेबल हैं। बाकी तो सोर्स तो अवेलेबल है ही है, लेकिन क्लाइंट जो डेस्टिनेशन है वो भी अवेलेबल है और विलिंग है टू कम्युनिकेट। फिर हमने कहा कि लवली तो पे जब कनेक्शन बन गया है तो कनेक्शन को टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। तो फोर प्रोसेसेस से हम कनेक्शन को खत्म करेंगे, यानी टर्मिनेट करेंगे। क्लियर हो गया? इसके मुकाबले में हम पढ़ना चाहते हैं कि यूडीपी जो है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो है कनेक्शन लेस है। वो कनेक्शन लेस है, यानी वहां पे कोई कनेक्शन नहीं बनाया जाता। इसके मतलब कोई थ्री वे हैंडशेक नहीं होता, कोई फोर वे कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होता। तब तो पे कनेक्शन बना ही नहीं तो टर्मिनेट करने की कहाँ की बात बनती ही नहीं। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो हम देखें, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप ये चीज आज मुझसे समझ के जाएंगे कि एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल नहीं कह रहा, एप्लीकेशन कह रहा हूं। एप्लीकेशन ने ये डिसाइड करना है कि उसने टीसीपी यूज करना है या यूडीपी इस्तेमाल करना है। और अगर मैं पूछूं फैजान से कि एप्लीकेशन लिखता कौन है, कौन डिजाइन करता है ये एप्लीकेशन? जी, प्रोग्रामर, यानी कि आप लोग। तो किस बेस पे आप डिसाइड करोगे? क्योंकि वंस डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड फॉर प्रॉब्ली फॉर एवर। It is decided for once by the application design application programmer that he want to use TCP for this communication. So always you will be using TCP. So based upon definitely a big decision. So we have to take this decision based upon certain rules, certain requirements, certain requirements. Clear? So we have to understand this. क्योंकि अगर ये आपका क्वेश्चन होगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, सर इन दोनों में से अच्छा कौन है? मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो मेरा जवाब होता है अगर इनमें से एक भी बुरा है तो वो होता ही ना। क्योंकि साइंटिस्ट इतने बेवकूफ तो नहीं है कि एक चीज खराब है और फिर भी उसको इस्तेमाल कर रही है। तो नहीं, इसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं है। हर एक की अपनी प्लस और माइनसेस हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट विच सूट्स यू मोर, विच सूट्स यू मोर द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ही विल चूज ईदर टीसीपी और यूडीपी। अब बताएं जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सदीक, स्पेशली आपने कहा कि सदीक, हसीब, लारैब, मरियम कहाँ है लारैब? तो वी कंटिन्यू। अब क्लियर? ओके जी, ओके नाइस। अगर मरीम को मैसेज कर सको तो करो कि क्लास में इंटर हो जाए। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, क्लास को डिस्टर्ब अपनी मत करो। ओके, तो वी स्टार्ट विद दी रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर।
तो अगर मैं बहुत ही आसान जुबान में बताऊं तो ऊपर इसके एप्लीकेशन लेयर है, ऊपर इसके एप्लीकेशन लेयर है, ये देख लें एप्लीकेशन लेयर है, और नीचे इससे नेटवर्क लेयर है। यानी कि अपर लेयर्स में इट प्रोवाइड ए, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द इंटरनेट लेयर। इसका मतलब ये हुआ कि इट टेक्स डेटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी फ्रॉम द इंटरनेट लेयर, you mean the network layer, and give it to the application protocols. Similarly, the data that has been generated by the applications is given to the application layer protocol. And then, for example, if you have a Chrome or a Firefox or a DuckDuckGo, whatever, Edge, you have an application. That application will be using either the application layer protocol, which is residing here, which may be HTTP or HTTPS. And then either it will be given to, as I said, to the TCP or to the UDP. So it will be taking the, overall I can say that it will be taking the data from the application layer and will be giving it to the internet layer. तो यही वो कह रहा है कि responsible for logical communication between applications running on different hosts. यानी कि मुख्तलिफ होस्ट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। लाजमी नहीं कि एक वक्त में आप एक ही होस्ट से बात करें, एक ही वक्त में अगर आप चाहें तो मिसाल के तौर पे यू क्रिएट ए जूम सेशन हियर, इन पैरेलल यू स्टार्ट ए मीट, गूगल मीट। क्या मुसीबत है बिजली को। अच्छा, एनी हाउ जी, तो हम देखना ये चाहते हैं उस वक्त तक आप लोग चेक कर लें कि अगर हम कंटिन्यू कर सके। ओके जी, अल्लाह खैर करे। ओके नाइस जी। तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हमारा जो इंटरनेट, आप उस पर कनेक्ट हो जाए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर देता हूं। आज बिजली ने तंग किया हुआ है। ये मोबाइल आपको मिल गया, जब तक ये जिंदा है कम से कम हम कम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्यों आज नहीं लाए हुआ अपना लैपटॉप? अच्छा यूज करें। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एक तरफ हमारी, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि एक तरफ हमारे पास एक सोर्स है, मिसाल के तौर पे कोई वॉइस ओवर आईपी फोन है या कोई डेस्कटॉप है या कोई मोबाइल है, व्हाटएवर। दूसरे एंड पे लाजमी नहीं कि उसी तरह का डिवाइस हो। मिसाल के तौर पे इफ यू आर यूजिंग ए व्हाट्सएप फ्रॉम योर मोबाइल और दूसरे एंड पे व्हाट्सएप पे है ऑन ए टैबलेट और ए लैपटॉप, नो प्रॉब्लम, इट इज एज सिमिलर। ऐसा ही है ना जी। तो हम बात कर रहे हैं कि द लिंक बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर, ऊपर एप्लीकेशन लेयर है इससे, और नीचे लोअर लेयर्स हैं जिसमें डेफिनेटली वी आर इंटरेस्टेड इन द इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क ट्रांसमिशन। तो दिस प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन द अपर लेयर एंड टू द लोअर लेयर्स एंड वाइस वर्सा। क्लियर होगी मेरी बात जी? ओह नेट गया हुआ था। माशाल्लाह जी, हमारे स्कूल की तादाद बेहतर हो गई है। हमने ज्वाइन कर लिया है, असीब ने, लारैब ने, मरियम ने, सदीक ने, राशिदादा ने, समीउल्लाह ने, जबीउल्लाह ने हमें साइन नहीं कर रहा, आई डोंट नो। तो आपने समीउल्लाह चेक करना है कि क्यों नहीं जबीउल्लाह में ज्वाइन कर रहा। तो ये हमने शेयर कर दिया आपके साथ। और हम ओके, तो ये रोल है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से अभी समझ जाओगे। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसकी? ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? एक मरियम है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी।
ये दो प्रोटोकॉल है, इनकी हम देखना चाहते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लेयर इन्वॉल्व है एंड टू एंड कम्युनिकेशन में, इसमें एंड टू एंड कम्युनिकेशन में, यही बताया ना रिकॉर्डिंग। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात कर रहे थे कि जी देयर इज ए क्वेश्चन इन द चैट probably and here we have मोहम्मद सदीक, थैंक यू, ओके यू आर वेलकम मोहम्मद सदीक। तो हमने बात की कि जी ये दो प्रोटोकॉल्स है ना, मैंने कहा कि ये प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड करते हैं, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिसको कहते हैं फ्लो। अगर मैं पूछूं मोशन से फ्लो किसे कहते हैं? जी क्या बताया आपने? ट्रैफिक का जाना। तो हमें बताया गया कि जनाब, एक मिनट दीजिएगा, मुझे बताया गया कि इसको कहते हैं ट्रैफिक का जाना, लेकिन मैंने इसको कोई एग्री नहीं किया। तो मोहम्मद सदीक कह रहे हैं कंट्रोलिंग। ओके, फ्लो का मतलब ये होता है जेंटलमैन कि अभी आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हर एप्लीकेशन हर एप्लीकेशन एक खास पोर्ट से एक खास पोर्ट तक, यानी ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में भी डेटा कहाँ से जाएगा, एक खास पोर्ट से जाएगा, और फिर इस पोर्ट के साथ साथ सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी में कोई तब्दीली ना सोर्स पोर्ट में, ना सोर्स आईपी में, ना सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट में, ना डेस्टिनेशन आईपी में कोई तब्दीली नहीं होती एक कम्युनिकेशन के दौरान। और इसको हम कहते हैं फ्लो। इसको कहते हैं फ्लो। इसका मतलब है कि यहां पे हम इस फ्लो को बिटवीन, जैसे इस वक्त मिसाल के तौर पे मेरे और जूम के दरमियान में देयर इज अ फ्लो, क्योंकि मेरा एक पोर्ट है, मिसाल तो इफ आई एम द सोर्स, तो मेरा एक पोर्ट है और मेरा एक आईपी है। इसी तरह उसका भी एक पोर्ट है और उसका भी एक आईपी है, नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग दिस एंड टू एंड कम्युनिकेशन, नॉट चेंजिंग ऑल फोर थिंग्स। अच्छा, तो कोई चेंज नहीं हो रही, तो दिस समथिंग विच वेयर दीज फोर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड ए फ्लो। एक और चीज भी बताता चलूं, दिस सोर्स पोर्ट एंड सोर्स आईपी मेक ए सॉकेट। व्हाट इट मेक्स अ सॉकेट। यहां भी एक सॉकेट है, यानी कि एक सॉकेट दूसरे सॉकेट से बात कर रहा है, और इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? बड़ी आसान बात कर दी, फ्लो। क्लियर हो गया ये बात? ओके, तो इस फ्लो को आपका ये दोनों प्रोटोकॉल इंडिविजुअल कन्वर्स, जिसको आप इंडिविजुअल, इस फ्लो को आप इंडिविजुअल कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं, इस फ्लो को आप एक कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। इसको लेडीज एंड जेंटलमैन ये ट्रैक करता है। ये प्रोटोकॉल मेरा टीसीपी या यूडीपी बैठ के यहाँ पे जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, एक इसको ये मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है। नंबर टू नंबर टू, जब भी एप्लीकेशन इन दोनों में से किसी एक प्रोटोकॉल को अपना डेटा देती है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एज्यूम कर लो कि 10 गीगाबाइट्स की एक फाइल है, एक टुकड़े के तौर पे इनको नहीं दी जा सकती, बल्कि इसमें से कुछ बाइट्स उठा के, मे बी 1000 बाइट्स, मे बी अगली बार 1100 या 1200 बाइट्स, अगली बार मे बी 1500 बाइट्स, अगली बार मे बी 750 बाइट्स। इसका मतलब है कि इसने इस बड़े डेटा को
छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दिया। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंट्स। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटिंग दी डेटा, सेगमेंटिंग डेटा। तो अगर यहां तोड़ने को सेगमेंटिंग कहते हैं, तो डेस्टिनेशन पे जो एप्लीकेशन है, डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन पे जो एप्लीकेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या वो टुकड़े लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप कहते हैं नहीं, इसको वो तो एक यूनिट में इंटरेस्टेड है, वो इस पूरी की पूरी फाइल में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब है कि उधर डेस्टिनेशन एंड पे, क्योंकि एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, डेस्टिनेशन एंड पे इसको जोड़ना भी इसी लेयर का फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, ये तो बड़ी आसान बात है। अभी मैंने कहा कि चाहे टीसीपी है चाहे यूडीपी है, अपना हेडर अपेंड करेगी, इनकैप्सुलेट करेगी। अगर एक तरफ इनकैप्सुलेट कर रही है तो लाजमी तौर पे, अगर इस एंड पे इनकैप्सुलेट कर रही है तो दूसरे एंड पे क्या करेगी, डी इनकैप्सुलेट करेगी। तो ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे मजेदार बात जो कि आपको समझ आनी चाहिए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक ही वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसी कंप्यूटर पे ईमेल ईमेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसी कंप्यूटर पे एक इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर रहे होते हैं, आप उसी कंप्यूटर पे कुछ वेब पेजेस भी चला रहे होते हैं, आप उसी कंप्यूटर पे कोई ऑनलाइन चैटिंग भी कर रहे होते हैं, और कोई आप वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? कभी आपस में ऐसा हुआ कि आपकी स्ट्रीमिंग वीडियो जो है उसका कुछ हिस्सा ऑनलाइन वीडियो चैट में गया हो? नेवर। कभी आपने ऐसे देखा है कि आपका ईमेल जो है उसका कुछ हिस्सा जो है इंस्टेंट मैसेज में चला गया हो, या इंस्टेंट मैसेज का कुछ हिस्सा ईमेल में चला गया हो? तो आपने वेरी क्लियरली कहा कि नो। इसका मतलब है कि इस लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का ये फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट आइडेंटिफाई, सेपरेट एंड मैनेज मल्टीपल कन्वर्सेशन एंड नेवर डिस्टॉर्ट देम, कीप देम सेपरेट। सेपरेट रखता है तो फिर इसलिए तो वेब का पार्ट वेब को जाता है, इंस्टेंट मैसेज का इंस्टेंट मैसेज को जाता है, ऑनलाइन चैटिंग का ऑनलाइन चैटिंग को जाता है, स्ट्रीमिंग का स्ट्रीमिंग को जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल दिस? ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर मैंने कहा कि इस लेयर का एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं यूज सेगमेंटेशन, ऊपर हमने कहा तोड़े, एंड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप यहां से देखें, इस एंड से, तो नीचे कौन सी लेयर है? आईपी लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर है ना? तो ये, और इसके नीचे आपका जो हार्डवेयर है, यानी कि डेटा लिंक लेयर, वो भी एक है। तौर पर इन माई केस इट इज वाईफाई, और वाईफाई के नीचे एयर है मेरा मीडियम। एयर से चाहे मैं ये 1 2 3 4 5, लेट इट assume 5 एप्लीकेशन रनिंग एंड ऑल आर डिफरेंट। मैंने 5 एप्लीकेशन का, जबकि यहां लिखा है मल्टीपल वेब पेजेस, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 3 है, लेकिन नंबर 3 एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। इवन ये इंस्टेंसेस भी एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं हुए, आपने कभी नहीं देखा। कभी आपने नहीं देखा कि आप गूगल कर रहे हो तो याहू पे जा रहा है, याहू कर रहे हैं तो बिंग में जा रहा है। नेवर। ठीक है ना फैजान? तो आप देखो, यहां से एक एयर में आपका डेटा आया, एक हार्डवेयर ने रिसीव किया, एक हार्डवेयर ने रिसीव किया, एक हार्डवेयर ने एक आईपी को दिया। लेकिन यहां पे इसने जब ट्रांसपोर्ट को दिया तो वो हर एक का अलग अलग हो गया। नीचे से तो एक ही आ रहा था, जैसे बिल्कुल इसी तरह मैं एज्यूम करूंगा मेरी बॉडी से ब्लड इस हाथ की तरफ एक ही, लेट इट बी, एक ही वेन से आ रहा है, या एक ही आर्टरी से आ रहा है, लेकिन आगे ये मल्टीपल आर्टरीज में डिवाइड हो गया है।
and that phenomena is called demultiplexing. That phenomena is called demultiplexing. और अगर मैं इसको ऑपोजिट आपको यू सोचो कि ईमेल भी अपना डेटा आपको दे रही है, आपकी इंस्टेंट मैसेजेस भी आपको डेटा दे रही हैं, आपके वेब पेजेस भी आपको डेटा दे रहे हैं, आपकी ऑनलाइन चैटिंग से भी आपको डेटा मिल रहा है, आपकी स्ट्रीमिंग वीडियो से भी आपको डेटा मिल रहा है, and you are combining all and giving to a single IP and giving to a single IP. What it is? Multiplexing. This is called multiplexing. तो इसका मतलब है कि a very important functionality of this layer or responsibility of this layer is multiplexing and demultiplexing. And during this multiplexing and demultiplexing never happens कि किसी एक का डेटा दूसरे में चला गया, never. तो यही वो कह रहा है, using segmentation and multiplexing to enable different communications, different conversation, different flows to be interleaved on the same network. नेटवर्क तो नीचे एक ही है, हार्डवेयर भी नीचे एक ही है, मीडियम भी नीचे एक ही है. So these are the responsibilities of the transport layer. जी, क्वेश्चन ये किया गया कि लेयर 3 पे या लेयर 2 पे, स्पेशली लेयर 2 पे हमारे पैकेट जो होते हैं या हमारे फ्रेम जो होते हैं, स्पेशली लेयर 2 की बात कर रहा हूं तो फ्रेम की बात आ जाएगी. तो हमारा फ्रेम इनकैप्सुलेट भी होता है, डी इनकैप्सुलेट भी होता है, री इनकैप्सुलेट भी होता है. क्या ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी ये इनकैप्सुलेट, डी इनकैप्सुलेट और री इनकैप्सुलेट होता है? ये यही क्वेश्चन है मोहसिन का. और क्योंकि 1 मिनट से कम है तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मरियम को जवाब है आपके पास. ये हमारे गुरु ने सवाल कर दिया कि जिस तरह के लेयर 2 पे हमारे पैकेट इंकैप्सुलेट भी होते हैं विद द headers are removed, we de-encapsulate, and we need to re-encapsulate them as well. Whether these three activities occurs at the transport layer as well or not. Less than a minute, but doesn't mean that the class is over. I will be sending you a new link definitely, inshallah, and we'll be continuing. But you people will be thinking during this period जो कि आप ओके. तो मरियम कहती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ओनली इनकैप्सुलेट एंड डी इनकैप्सुलेट डेटा, इट डज नॉट री इनकैप्सुलेट लाइक लेयर 2. लेकिन जवाब तो आपने आधा दे दिया, अपना अपना मौकफ दे दिया, लेकिन वाई? हमारा जो स्टूडेंट है वो आपसे वाई पूछ रहा है. डू यू हैव सम आंसर, एनीवन? एंड all the students, other students are agreeing with Mariam or not? जी मरियम, आप कुछ बोल रही हैं? जी बोलो. इनकैप्सुलेशन तो तब होगी ना जब हम डेटा सेंड करते हैं तो वो टीसीपी या यूडीपी का हेडर उसमें ऐड कर देगा. डी इनकैप्सुलेट तब जब वो डेटा रिसीव हो जाएगा तो वो उस हेडर को रिमूव कर देगा. यहाँ पे तो हमारे पास पैकेट्स तो फॉरवर्ड नहीं हो रहे ना, कि मतलब वो उसको री इनकैप्सुलेट कर पाएगा, तो इसलिए मैंने कहा. अच्छा, तो मरियम ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, मैं उसको बताता हूं. मरियम ये कहना चाह रही है कि ये तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, इसमें तो कोई फॉरवर्डिंग नहीं हो रही. एंड टू एंड देखिए लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है. एंड टू एंड का मतलब है कि एक एंड पे सोर्स है और दूसरे एंड पे डेस्टिनेशन है. तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसलिए इनकैप्सुलेशन यहीं पे होगी और डी इनकैप्सुलेशन डेस्टिनेशन पे ही होगी. दोबारा आगे इसको डी इनकैप्सुलेट करके आगे भेजने का कोई कॉन्सेप्ट फॉरवर्डिंग या राउटिंग यहाँ पे नहीं हो रही, कि किसी अगले नोड को दिया जाएगा. इसलिए री इनकैप्सुलेशन का वो कहती है कि कोई लॉजिक नहीं बनता. क्लियर हो गया? ओके, नाइस. एवरीवन क्लियर?
हसीब, लारैब, मरियम, सदीक, राशिदादा, सवेरा, मुजम्मिल, वजाहत, जबीउल्लाह। अभी जबीउल्लाह आ गया तो समीउल्लाह ने क्लास छोड़ दी। ये दोनों आपस में कजन बड़ी जबरदस्त गेम खेलते हैं, एक आता है दूसरा क्लास छोड़ देता है। एनी हाउ, तो ये आपको समझ आ गई। यस सर, ओके नाइस। लारा भी कहती है क्लियर, नाइस। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लेक्सिंग, और ये अब कौन कौन से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैक्स द फ्लोज। फ्लोज मीन कन्वर्जेशन, इट segment the data, it reassemble the data. Number three, it encapsulate the data, it re-encapsulate it, it de-encapsulate the received data. फिर ये कहता है कि जी इट आइडेंटिफाइज सेपरेट मल्टीपल कन्वर्सेशन साइमल्टेनियसली। Because of this layer, multiple conversation can take place. However, in other networks, single application run at one time. मिसाल के तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी दूसरा नेटवर्क, लेट इट बी योर केबल टीवी, इट ओनली यूज वन एप्लीकेशन। वो तो दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, एक ही करता है एक वक्त में। लेकिन बाकी भी, मिसाल के तौर पे आपका आपका PSTN है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, वो भी एक ही एप्लीकेशन, बस फोन पे बात कर रहे हो, डेट्स एनफ। मल्टीपल एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। ये हमारा आईपी नेटवर्क जो है, ये मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। तो दैट्स अ गुड पॉइंट। और उनको सेपरेट रखता है, मिक्सिंग नहीं होती। दैट्स अगेन गुड पॉइंट। फिर हमने कहा कि ये करता क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। मैनी एप्लीकेशन ऑन ए सिंगल नेटवर्क, एंड a single network give it to the multiple applications. So this is called multiplexing and demultiplex. So these are the some of the functionalities. हमने जेनेरिक उठाई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि TCP की है या UDP की है। इसका मतलब ये दोनों की है। इसका मतलब है कि ये जब हम स्पेशली आ जाएंगे TCP पे और UDP पे, तो फिर हम कहेंगे कि जी ये TCP की और आ गई जो कि UDP में नहीं है। क्लियर हो? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहाँ पे यही बात मेरी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस। जैसे मिसाल के तौर पे FTP, जैसे मिसाल के तौर पे HTTP, FTP फॉर फाइल ट्रांसफर, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, your HTTP for web browsing, your SMTP for emailing, your DNS for URL resolve करना, and your TFTP is like a FTP but lightweight. ये भी काम इसका वही है, लेकिन ये लाइट वेट है, अनसिक्योर है। अनसिक्योर तो FTP भी है, SFTP जो है वो फिर सिक्योर हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एप्लीकेशन ने, मिसाल के तौर पे FTP ने डिसाइड कर दिया कि जब भी उसको डेटा दिया जाएगा, FTP एप्लीकेशन को डेटा देगी FTP प्रोटोकॉल को, इट विल ऑलवेज गिव इट टू द TCP। इट विल ऑलवेज गिव इट टू द TCP। इसी तरह यू हैव ए क्रोम हेयर, तो क्रोम इज टॉकिंग टू द HTTP or HTTPS, and it has also decided that it will always give the traffic to the TCP. DNS सर, ठीक है, ठीक है। नहीं, आप जब DNS के पास जाओगे तो ये चीज इस्तेमाल हो गई। आपने लिखा क्रोम में, लेकिन क्रोम ने उसको उधर नहीं भेजा। क्रोम ने जस्ट उसको फॉरवर्ड कर दिया DNS को, और क्रोम ने ही उसको कहा कि जी फाइंड करके बताओ। जब फाइंड होकर के जवाब वापस आया तो क्रोम को वापस दे दिया गया। अब क्रोम का काम शुरू हुआ, उसने HTTP को कहा कि HTTP साहब मुझे हेल्प आउट करो, या HTTPS साहब। उससे पहले HTTP या HTTPS को देने की कोई रीजन नहीं नजर आती, लॉजिक नजर नहीं आती।
क्योंकि एचटीटीपीएस जो है वो यूआरएल को समझता ही नहीं है। किसको समझता है? आईपी को समझता है। तो दिस रीजन आप देख रहे हो कि ईदर दी एप्लीकेशन इज यूजिंग टीसीपी और यूडीपी एक्सेप्ट one application which uses both, and that is the DNS. You can see here that DNS is using the UDP as well as the TCP, but mostly it uses the UDP. Only when one DNS server, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है कि किस सूरत में आपको टीसीपी को चूज करना चाहिए और किस सूरत में आपको यूडीपी को चूज करना चाहिए, अभी मैंने क्लियर नहीं किया, इसलिए मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता इस फॉर टाइम भी, बाद में डेफिनेटली करूंगा कि डीएनएस क्यों कभी टीसीपी के पास भी चला जाता, क्योंकि रीजन नहीं पता ना। जो ही रीजन क्लियर हो जाए तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन सी that both of them gave to a single IP, and then the single IP gave to a single LAN technology or a WAN technology. जैसे मिसाल के तौर पे इट इज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इट इज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन योर यूनिवर्सिटी एंड द आईएसपी प्रोवाइडर। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इट इज? WAN। तो इसलिए लिखा है WAN कनेक्शन या LAN कनेक्शन। जैसे हमारी ट्रैफिक जो जा रही है LAN को जा रही है, तो you can see that if I assume the LAN only, so LAN is giving to a single IP is giving to a transport layer is separating them as per the traffic। FTP की ट्रैफिक FTP को, HTTP की HTTP को, HTTPS की HTTPS को, SMTP की SMTP को, POP की POP को, IMAP की IMAP को, SFTP की SFTP को, सब अलग, SNMP की SNMP को। दैट इज दी, कहता है कि आईपी डज नॉट स्पेसिफाई हाउ द डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैकेट इज फ्लो। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट द जॉब ऑफ द आईपी लेयर, दिस इज द जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इधर से लेता है इधर देता है। आईपी का काम तो ये है कि क्या करे, आपको पता है, फॉरवर्डिंग करवाए, बेसिकली राउटिंग करवाए। वो काम नहीं है हमारे टीसीपी का, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का। यहां पे क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ टू ट्रांसफर मैसेज बिटवीन होस्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैट। ये किससे क्या कहना चाहता है, इस बात से क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ टू ट्रांसफर मैसेज बिटवीन होस्ट। हाउ से मुराद वेदर रिलायबली और अनरिलायबली। आप कहेंगे रिलायबली का क्या मतलब? इवन रिलायबल के अगर दो मीनिंग ले लूं, एक तो रिलायबली का मतलब ये है, कि अगर लाजमी तौर पे डेटा का लॉस तो होगा, नेटवर्क लॉस ही है, पैकेट रास्ते में गिर जाते हैं, स्टिल द डेस्टिनेशन विल हैव ए नोशन कि मुझे सारे पैकेट मिल गए हैं, मुझे सारे फ्रेम मिल गए हैं। इसका मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब कि नेटवर्क क्या है, रिलायबल है। दिस इज द जॉब ऑफ द अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर to provide a notion of their reliability, although we understand that network is not reliable, it is lossy। अब कैसे ये वो चीज अचीव करेगा? भाई रिट्रांसमिट करवा के। कैसे अचीव करेगा? रिट्रांसमिट करवा के। अगर उसको पता, डेस्टिनेशन कह देता है कि जी मुझे मिसाल के तौर पे पैकेट नंबर या सेगमेंट नंबर 10 नहीं मिला, तो कहता है दोबारा ले लो। तो यू डेस्टिनेशन के पास सारे सेगमेंट्स जो भी अगर मिस भी हो गए दोबारा भिजवा के उसको उसे इंश्योर करवा लिया जाता है कि यू गॉट ऑल। जब वो कहते हैं आई गॉट ऑल, इसका मतलब हम कहते हैं कि फिर ये कहो कि हमारा नेटवर्क रिलायबल है, हमारा नेटवर्क रिलायबल है।
रिलायबल टीसीपी में। इसी तरह अगर यूडीपी है तो अनरिलायबल है, वो ये नहीं कर सकता, पहुंचे पहुंचे ना पहुंचे ना पहुंचे, इट इज लाइक ए बेस्ट एफर्ट, यूडीपी इज बेस्ट एफर्ट। फिर कहता है कि जी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कन्वर्जेशन। अभी एक बात बताइए मैंने कि रिलायबल का मतलब है कि अगर कोई लॉस हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है या डेटा ड्रॉप हो जाता है, तो उसको वो कर देता है, दोबारा करवाता है। अनऑर्डर गया है, जा सकता है क्योंकि रास्ते बहुत हैं, एक रास्ता तो नहीं है। अगर एक रास्ता होता तो फिर लाने तौर पर जो पहली गाड़ी है वो पहले पहुंचती और दूसरी गाड़ी बाद में पहुंचती, यानी पहला फ्रेम पहले पहुंचता, आखिरी फ्रेम आखिर में पहुंचता। लेकिन यहाँ तो मल्टीपल रास्ते हैं, हो सकता है जो आखिर में गया है वो सबसे पहले पहुंच जाए, या जो मिडल में गया हमने भेजा है वो सबसे पहले पहुंच जाए। वो एक ऐसे फास्ट लिंक पे चला गया है जहां पे मोर बैंडविड्थ अवेलेबल थी, लेस डिले अवेलेबल था, अच्छा रूट था, वो पहले पहुंच गया। तो अब क्या करें, डेस्टिनेशन क्या करेंगे, क्योंकि हम तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं लारैब और मरियम। सदीक हम कौन सी में पढ़ रहे हैं, एंड टू एंड। तो जब एंड टू एंड है तो लाजमी तौर पे एप्लीकेशन ये हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उसको ऑर्डर में करके डेटा देंगे। यानी ये नहीं देखेंगे जो पहले आया है कि बाद में आया है, नहीं, हम ये देखेंगे कि अगर जो गलत नंबरिंग पे हो गया, ऑर्डर से डिसऑर्डर हो गया है, हम उसको दोबारा ऑर्डर में करके और फिर एप्लीकेशन को देंगे और एप्लीकेशन कहेगी वाह ऑर्डर में सारा मिला, मतलब नेटवर्क बड़ा रिलायबल है, डिसऑर्डर तो करता ही नहीं है। ये सब कुछ हेडर के थ्रू होगा ना, सारे काम तो हेडर ही करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि हेडर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटोकॉल को, तो फिर मोशन क्या देगा, प्रोटोकॉल करता है, हेडर नहीं कहेगा। जब प्रोटोकॉल कहेगा तो हम कहेंगे कौन सा प्रोटोकॉल, भाई ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल करेगा। तो बात समझ आ क्यों, क्योंकि हर प्रोटोकॉल का अपना कोई सेंटेक्स और सेमेंटिक यानी मीनिंग होता है। मीनिंग से क्या चीज समझ आती है, फंक्शंस। तो ये भी मैं समझा रहा हूं, ये क्या है, फंक्शंस। क्यों जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, करें क्वेश्चन। जनाब हमें एक क्यूरी नजर आ रही है और क्यूरी है कि इट्स क्लियर, ओके। फिर हमने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर इंक्लूड्स, वो हमने पहले आपको बता दिया कि एक और क्वेश्चन भी लगता है कि आ गया है, लगता है तगड़ा सा सवाल होगा, और तगड़ा सवाल कहता है कि क्लियर, नाइस जी। तो दूसरी चीज हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर को जब भी स्टडी करना है तो अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ दो प्रोटोकॉल है, एज फॉर द स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न टुडे, might be tomorrow a SCTP protocol may also be included, but today only TCP and UDP. क्लियर होगी मेरी बात जी, वेरी नाइस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं विद टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ, ओवरव्यू के साथ बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा ख्याल है कि यहां से शुरू करने से पहले मैं इसका हेडर पढ़ा दूं और शायद एक चीज ही पढ़ा दूं तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस। पहले ये समझ लेते हैं, ये समझ लें तो बाकी इन चीजों पे जाके जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे, समझ, दबा के समझ आ जाएगी। ये है जनाब 20 बाइट्स का, मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर टीसीपी का, ठीक। क्या है जनाब इसका सेंटेक्स क्या है, कहता है कि जनाब पहले 16 बिट्स रिप्रेजेंट दी सोर्स पोर्ट,
पहले 16 बिट रिप्रेजेंट दी भेजने वाली पोर्ट, यानी भेजने वाली एप्लीकेशन, क्योंकि पोर्ट रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन और इंस्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन। व्हाट पोर्ट रिप्रेजेंट्स? एन एप्लीकेशन। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये पोर्ट्स, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि पोर्ट का लेंथ कितना होता है, 16 बिट्स। अगर अगर आपको ये पता चल गया है तो फिर हम जबीउल्लाह से या समीउल्लाह से पूछेंगे, हसीब से भी पूछेंगे कि अगर ये 16 बिट्स हैं तो कितना पोर्ट नंबर्स पॉसिबल है, हाउ मेनी पोर्ट नंबर्स आर पॉसिबल। क्या ख्याल है फैजान? जी हसीब, जवाब अभी तक नहीं आया आपकी तरफ से। हसीब, लारैब, मरियम, सदीक, राशिदादा, अगर 16 बिट्स मेरे पास पोर्ट नंबर के लिए 16 बिट्स हैं, हाउ मेनी पोर्ट्स आर पॉसिबल? तो कि मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि 2 पावर 16, इसका मतलब है 65,530 बल्कि 36, 65,536। क्लियर होगी मेरी बात? अब हम देखेंगे कि इसको हम थोड़ी देर में जब पोर्ट्स पे आएंगे तो हम देखेंगे कि इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, स्टार्टिंग विद 0 अप टू 1023, देन 1024 से 49,151, और फिर 49,152 से 65,535। क्यों किया, क्या रीजन, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहां पे एक्सप्लेन ये हो गया कि हर पोर्ट एक एप्लीकेशन को, जैसे मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 80 है, दिस रिप्रेजेंट HTTP, इसका मतलब है वेब एप्लीकेशन। इसी तरह अगर है पोर्ट नंबर 443, इसका मतलब HTTPS, अगेन सिक्योर वेब एप्लीकेशन। इसी तरह मिसाल के तौर पे कहा पोर्ट नंबर 25, इसका मतलब है कि SMTP, इसका मतलब ईमेल ईमेल ऐप। इसका मतलब है कि हर एक पोर्ट एक खास एप्लीकेशन के लिए मखसूस है। क्लियर होगी मेरी बात? इसका मतलब है कि सोर्स पोर्ट विल रिप्रेजेंट दैट किस एप्लीकेशन ने ये डेटा दिया है, और डेस्टिनेशन पोर्ट ये बता रही है कि किसको ये डेटा देना है। पर लाजमी तौर पे दोनों का एड्रेस, दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी पोर्ट से डेस्टिनेशन वापस भी तो जवाब इसी पोर्ट से देगा, इसी पोर्ट से तो डेस्टिनेशन जवाब देगा। ठीक है, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हो गया आपका सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। और इससे आपको अब समझ ये आनी चाहिए, अभी हमने कुछ चीजें जो पढ़ी, इनकी मदद से हम ट्रैफिक को अलग अलग करते हैं। यानी कि जिसके ऊपर लिखा होगा आप 8 पोर्ट 80, वो हम HTTP को दे देंगे। तो सारा इकट्ठा रहा है, IP ने तो सब इकट्ठा दिया। हमने चेक किया ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, हमसे बड़ा ट्रांसपोर्ट लेयर ने चेक किया कौन सी पोर्ट को देना है, 80 को दे दो। 443 को देना है, 443 को दे दो। 25 को देना है, 25 को दे दो। 20 को देना है, 20 को दे दो। 21 को देना है, 21 को दे दो। 22 को देना है, 22 को दे दो। 23 को देना है, 23 को दे दो। तो जो उसमें ऊपर पोर्ट नंबर लिखा है उसको दे दिया, तो इट बिकम वेरी सिंपल टू सेपरेट दैट, मीन डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसी तरह जब मुख्तलिफ दे रही होती हैं तो वो अपना पोर्ट लगा कर देती हैं, तो UDP को, TCP को, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को ये गम नहीं होता, ये तो मिक्स हो जाएगा। तो कहते सबको मिक्स कर दो, उन पे उनका एड्रेस लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, लॉजिकल एड्रेस लिखा हुआ है, मिक्स कर दो, नो मसला। तो दैट इज द जॉब। देखें अब आपको सेंटेक्स भी समझ आ रहा है, सिमेंटिक भी समझ आ रहा है। फिजान, सिमेंटिक क्या होता है? मीनिंग। मीनिंग से क्या चीज समझ में आती है? फंक्शन।
तो आपको समझ आ रहा है कि सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट का क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद है हर एक सेगमेंट को आप, अभी मैं कहूंगा ये कि हर सेगमेंट को, लेकिन आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि हर सेगमेंट को नहीं, हर बाइट को नंबर किया जाता है। लेकिन अगर अभी बाइट कह दूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, रियलिटी यही है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा कि हर सेगमेंट को एक नंबर दिया जाएगा जिसको कहा जाता है सेगमेंट नंबर, सीक्वेंस नंबर। कहा जाता है सीक्वेंस नंबर। और सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स का है। सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स का है। इसका मतलब है कि यू कैन हैव सीक्वेंस नंबर अप टू 2 की पावर 32, विच इज 4.3 बिलियन। 4.3 बिलियन तक जा सकता है, 0 से 4.3 बिलियन तक जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इसका क्या फायदा हुआ? लाजमी तौर पे आपने अभी देखें, आपने पढ़ा है कि एप्लीकेशन लेयर टुकड़े टुकड़े भेजती है टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर को। और हमारे केस में ट्रांसपोर्ट लेयर से अब हमारा मतलब सिर्फ सिर्फ टीसीपी है, क्योंकि हम टीसीपी पढ़ रहे हैं, टीसीपी का हेडर पढ़ रहे हैं। तो टुकड़े टुकड़े करके दे रहे हैं तो इसको जोड़ना भी तो है। तो अगर इस पे नंबर नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे? तो दैट इज द रीजन ऑफ दी सीक्वेंस नंबर। एक इसका काम ये है, एक काम सीक्वेंस का, सीक्वेंस नंबर का, कि भाई जोड़ना भी तो है। दूसरा इसका काम, क्योंकि उसमें नंबर लग गए हैं, अगर नंबर आगे पीछे हो जाए तो उनको दोबारा रीशफल करना, रीअरेंज करना कोई मसला। ऑर्डर, क्या आ गया? ऑर्डर। तीसरा इसका फायदा कि हर एक सीक्वेंस जब सेगमेंट मेरे पास आता है, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं। एक्नॉलेज नंबर से ही करूंगा ना, कि भाई इसमें कोई किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ कि ये ट्रैफिक जो है ये मोहसिन की है, ये लारैब की है, ये मरियम की है, सदीक की है, ये हसन की है, हसीब की है। नहीं, नहीं लिखा हुआ उस पे, नंबर है सिर्फ। उस नंबर को मैं एक्नॉलेज करूंगा कि जी ये नंबर मुझे मिल गया है। इसके मतलब क्या चीज आ गई? रिलायबिलिटी। इसके मतलब रिलायबिलिटी भी इसकी वजह से, यानी ऑर्डर डिलीवरी भी इसकी वजह से। अगर कोई नहीं, मुझे नहीं मिला तो मैं उसको क्या नहीं करूंगा? एक्नॉलेज नहीं करूंगा। एक्नॉलेज नहीं करूंगा तो सोर्स को पता चल जाएगा ये मेरे डेस्टिनेशन को नहीं मिला, क्योंकि वो मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो वो मुझे वापस दोबारा भेज देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। इसका मतलब है कि ये दो 32 बिट के जो फील्ड्स हैं, दे हैव ए वेरी स्पेशल मीनिंग। ऐसा ही है ना? जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट देखता हूं कि कौन जल्दी से, जितनी मैंने सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेज नंबर की तारीफें बोली हैं, जो कि इसकी फंक्शंस हैं, देखें कौन कौन कमेंट में लिखता है और मैं उसको पढ़ता हूं। नाम भी आपका साथ आ जाएगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो देखते हैं हु वांट टू बिकम द चैंपियन। सबसे पहले तो होगा कौन सबसे पहले जवाब देता है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो भाई, सोए हुए अवाम, एक जवाब आया है, वो आया है राशिद से। ये तो आप बता रहे हैं कि कितनी राशिद की कितनी पोर्ट्स हो सकती हैं। हम आपसे ये सुनना चाह रहे हैं कि इस, 3:10। अच्छा 3:10 का है, 8 मिनट पहले का है, ठीक है जी। अब का कोई नई चीज हमें आए ना, हम देख आपको ये हमने छोड़ा पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बाइट। हमने ये तो नहीं पूछा। हमने तो पूछा ये है, हमने तो ये पूछा है कि इस सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेज नंबर से हमें क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या फंक्शंस अचीव हुई। चलिए, अगर आप लोग नहीं बोलते, जी जी पहला जवाब आ गया। देखते हैं कौन हमारा किंग बन रहा है आज, किंग है कि क्वीन है? क्वीन है। कहते हैं सीक्वेंस नंबर आइडेंटिफाई पोर्ट नंबर। नहीं बच्चे, सीक्वेंस नंबर से पोर्ट नंबर नहीं आता। पोर्ट नंबर तो एक फिक्स नंबर है।
ये गुड किसने लगाया इस पे 1? तो इट इज नॉट द आंसर लारा. सीक्वेंस नंबर डज नॉट हैव दी सम रिलेशन विद द पोर्ट नंबर. सीक्वेंस ये तो किसी भी पोर्ट से आ सकता है और पोर्ट का अपना नंबर है, सीक्वेंस नंबर नहीं है. पोर्ट का नंबर 0 से लेके 65,535 तक है, जबकि आपका सीक्वेंस नंबर 0 से लेके 4.3 बिलियन तक है. तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो अब हम देखते हैं क्या मेरे ऑर्डर ऑफ बाइट्स, दैट इज द आंसर, वन ऑफ द आंसर. कि जनाब ये आपके जो डिसऑर्डर्ड बाइट्स या सेगमेंट कह लो, और जो रिसीव हो सकते हैं ऑर्डर के बगैर, यानी जो पहले भेजा है वो आखिर में पहुंच जाए या मिडल में पहुंच जाए, उनको दोबारा ऑर्डर किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस नंबर. तो ठीक है, ऑर्डर आपने कहा. दूसरा हमें आ रहा है सवेरा की तरफ से, डेटा ऑर्डरिंग, रिलायबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड्स रिसिप्ट ऑफ द डेटा. यानी कि वाकई मुझे डेटा आपका मिल गया है, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं जा रही तो इसका मतलब मुझे आपका डेटा नहीं मिला, दोबारा भेजो. इसलिए नहीं कह रहा कि भाई नंबर असाइन टू ईच बाइट ऑफ डेटा सेंड बाय यूजिंग सीक्वेंस नंबर. बिल्कुल ठीक है. अभी मैंने ईच बाइट को थोड़ी देर के लिए खाया है, मैं कह रहा हूँ ईच सेगमेंट को मिल रहा है, तो खैर है, इसमें इतनी बड़ी गलती नहीं होगी. फिर मरियम ने कहा कि एक्नॉलेजमेंट, इफ वी डिड नॉट गॉट एनी डेटा वी विल नॉट एक्नॉलेज इट, व्हिच मींस द पैकेट इज लॉस्ट. इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द सोर्स, haven't received, that's the reason I'm not acknowledging, come on again send me. फिर हमें सीक्वेंस नंबर इंश्योर्स डेटा इज रिसीव्ड इन करेक्ट ऑर्डर. आल्दो के रिसीव करेक्ट ऑर्डर में नहीं होगा सीक्वेंस से, हम सीक्वेंस नंबर से उसको करेक्ट ऑर्डर में कर देंगे. मरियम, सीक्वेंस, क्योंकि आपकी केबल को नहीं पता कि इसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है तो उसको ऑर्डर में कर दे. नहीं, अप टू द ट्रांसपोर्ट लेयर इट विल बी रिसीव्ड मे बी इन ऑर्डर, इन a different order, in a non-order situation, but because of the sequence number it will be ordered again. So good, you people participated and that's great. That is again, अगर कोई पैकेट मुझे पहले से मिल गया है और दोबारा मैंने उसकी एक्नॉलेजमेंट लेट भेजी, एक्नॉलेजमेंट लेट भी हो सकती है, डिले हो गई, जिसकी वजह से वही पैकेट उसने दोबारा भेज दिया. मेरे पास तो पहले से था, मैं देख लूंगा कि ये मुझे ये पहले से मेरे पास है, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये डुप्लीकेट है. मेरी एक्नॉलेजमेंट उसको, या तो मे बी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, डेटा लॉस हो सकता है तो एक्नॉलेजमेंट लॉस नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है. तो मेरी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई जिसकी वजह से उसने मुझे दोबारा भेज दिया, मैंने देखा नहीं ये तो मेरे पास है, तो मैंने उसकी इस पैकेट को, इस सेगमेंट को नहीं लूंगा, लेकिन उसको दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा, जी मुझे मिल चुका है, डोंट वरी. तो दैट्स गुड, गुड डिस्कशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट्स ग्रेट. आगे बढ़ते हैं जी. तो ये आपको समझ आ गया कि इन पोर्ट्स कीप द ट्रैफिक ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट द सेम एप्लीकेशन बट डिफरेंट इंस्टेंसेस. जब भी आपने कहा ना कि एक ही वेब पेज है, एप्लीकेशन तो एक है, लेकिन सिंगल पेज, one of them may be connecting with the NetAcad, the other one may be with the Huawei, the third one may be with the Google, the fourth one may be with Yahoo, the fifth one may be with the some other site. तो एप्लीकेशन एक है लेकिन उसकी मुख्तलिफ इंस्टेंसेस हैं, डेटा नीड टू बी सेपरेट. हाउ? टू दी पोर्ट नंबर, ईच विल बी असाइंड अ डिफरेंट पोर्ट नंबर. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. उसके बाद है हेडर लेंथ, और हेडर लेंथ का फिर 4 बिट्स हैं. कितने बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं. और 4 बिट में कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि जनाब 0 to 15, 0 to 15, 0 to 15, 4 बिट में 0 to 15, ये है ना. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कहना ये लेकिन यहां तो कम से कम 20 है, तो 15 में 20 कैसे रखें, क्योंकि हम 0 to 15 लिख सकते हैं, वहां पे 20 कैसे लिखें. तो हमने कहा नहीं, हम क्या करते हैं, हम चार बाइट्स का एक वर्ड बना देते हैं, और जितने वर्ड्स हैं वो हम यहाँ इस हेडर लेंथ में लिख देंगे. तो अगर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से फिर कहूँ कि जी पार्टिसिपेट करो,
और बताओ कि इसमें इस 20 बाइट में कितने वर्ड्स हैं। देखते हैं, ये तो बड़ा आसान जवाब है, कौन जल्दी देता है। जी, हसीब, लारैब, मरियम, सदीक, ये 20 बाइट्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स इट आर देयर। तो देखिए जवाब आ गया, एंड जवाब है 10 वर्ड्स। मरियम की तरफ से 10 वर्ड। साथ ही एक और जवाब भी शायद आया, राशिद दादा की तरफ से 5 वर्ड्स, मुजम्मिल की तरफ से भी 5 वर्ड्स। देखिए मुझे समझ अब समझना होगा मरियम को कि मैंने कहा 4 बाइट से एक वर्ड बन रहा है, तो क्या ये 4 बाइट्स नहीं है। देख लो, 16 + 16 32 बिट्स, इसमें 4 वर्ड 4 बाइट्स। इसका मतलब वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5। तो 5 वर्ड्स, नॉट 10। तो यहाँ पे मोस्टली यू विल फाइंड द वर्ड 5, यानी कि 0 1 1 0, ना सॉरी 0 0 0 1। क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये हैं जनाब रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व बिट्स, सॉरी वर्ड नहीं, रिजर्व बिट्स। रिजर्व का मतलब होता है जो कुछ नहीं करता वो रिजर्व होता है। इसका मतलब इसके बारे में लिटरेचर नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, कुछ नहीं बोला, कहते हैं कि बाद में देखेंगे, अगर जरूरत हुई तो इस्तेमाल कर लेंगे। तो 6 बिट्स, इस पे हम कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 6 कंट्रोल बिट्स, जिसको मैं नॉर्मली कहता हूं फ्लैग्स। 6 फ्लैग्स। फ्लैग्स, और ये फ्लैग या तो सेट होगा या अनसेट होगा, या सेट होगा या अनसेट होगा। यानी कहने का मकसद है या 1 होगा या 0 होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। या 1 होगा या 0 होगा, सेट होगा या अनसेट होगा। ठीक है? अब आते हैं जी हम थोड़ा सा इनको देखने के लिए, और यहां हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लैग्स, फ्लैग्स ऑफ टीसीपी, टीसीपी कंट्रोल फ्लैग्स। डन कर सकते। जी, ये देखिए 6 फ्लैग्स, हर एक को एक्सप्लेन करता हूं। पहला जो है, या अगर 1 होगा या 0 होगा, पहला फ्लैग या 1 होगा या 0 होगा, यानी सेट होगा या अनसेट होगा। ठीक है, अगर ये 1 है, इसका मतलब है कि दिस सेगमेंट इज फॉर रिक्वेस्टिंग दी टेस्ट द अदर एंड, सर आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। और अगर 0 है तो दिस बिट इज कॉल्ड सिंग बिट। दिस बिट इज कॉल्ड, द फर्स्ट फ्लैग इज कॉल्ड द सिंग फ्लैग और द सिंग बिट, and the sync bit is used to tell the other end that someone want to talk to you, someone to want to have communication with you, someone want to have a conversation with you। क्लियर हो गया। एंड दिस बिट इज ऑलवेज, अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे मैंने आपको कहा भी है कि टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कि ये 3 वे कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। तो sync is the first step, sending the
sync bit, the sync flag is the first step in connection establishment. In the connection establishment. क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा, तो क्लियर तो आगे पढ़ लेते हैं जी। जानी छूट सकती। अच्छे से, उसके बाद नंबर 2, एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज, अगर आप किसी भी चीज को एक्नॉलेज देने में, अभी हमने कहा था कि अगर आपने मुझे एक सेगमेंट भेजा तो मैं उस सेगमेंट को एक्नॉलेज करूंगा। इसका मतलब है कि आई विल बी यूजिंग द फ्लैग विच इज एक्ट। और इसके अलावा जब भी आप सिंक भेजेंगे तो इसका मतलब आप डेस्टिनेशन की दूसरे एंड डिवाइस की मर्जी है कि अगर वो आपसे बात करना चाहती है तो आपके सिंक को एक्नॉलेज कर दे, और अगर नहीं करना चाहती तो जवाब ना दे। जो जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम बिजी। सो द सेकंड फ्लैग इज, ladies and gentlemen, acknowledge. If it is 1, it means it's set. It means I am acknowledging the previous. And if the previous is a sync, sorry, आप sync नहीं लिखना चाहिए, it's not, मैं सबके लिए लिख रहा हूं। If it is the sync, क्लियर हो गया? और अगर आप 0 करते हो तो it means it is not an acknowledgement flag, unset है, this is not a acknowledgement flag। समझ आ रही है कोई कमेंट आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी तरफ से इन 2 फ्लैग? तो हम बात कर रहे थे, हमने 2 फ्लैग्स की बात समझ ली, एक सिंक फ्लैग, सॉरी, सिंक फ्लैग जो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर 1 है, भाई तुमसे कब छुटकारा हासिल करें? जी, अगर 1 है तो इसका मतलब है कि ये कोई कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट है, कनेक्शन बनाने की, एस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट है। तो अगर 0 है तो नो कनेक्शन एस्टेब्लिश की कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है जी। ये फिर मैंने कहा कि अगर ये एक्नॉलेज है, अगेन 1 भी हो सकता है, और वो, तो ये एक्नॉलेजमेंट इस सिंक की भी हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं कि सिंक ही हो, ये किसी भी सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट हो सकती है। सिंक भी एक सेगमेंट है, डेटा का भी एक सेगमेंट है। तो एक्नॉलेज अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि प्रीवियस डेटा का ये उसकी एक्नॉलेजमेंट। अभी एक्सप्लेन करूंगा इसका मकसद कैसे हम लेंगे। और अगर दोनों ही 1 है, इसका मतलब है कि ये उसके प्रीवियस सिंक की एक्नॉलेजमेंट है और मेरी तरफ से सिंक है, तो दोनों भी इकट्ठे 1 बल्कि 6 के 6 भी 1 हो सकते हैं। 6 फ्लैग है ना, 6 के 6 फ्लैग उठा के खड़े हो जाओ, या एक उठाओ या कोई भी ना उठाओ, देखेंगे क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 2 में समझ आ गए। फिर हमने कहा कि थर्ड क्या है, पिन। जब अगर कनेक्शन बनाया है तो कभी खत्म भी तो करना है। तो अगर आप 1 भेज देते हैं अपने एंड, दूसरे, क्योंकि हमें पढ़ा है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड, तो अगर आप किसी को कनेक्शन टर्मिनेशन का वो भेज देते हैं 1, ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब है आप उसे कह रहे हैं कि जी मेरे पास और डेटा नहीं है, जो कनेक्शन मैंने बनाया था, खुशी की बात है, अब मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। दैट द रीजन आई वांट टू क्लोज दिस सेशन फर्दर।
फ्रॉम माई एंड। ये नहीं कह रहा कि भाई कुछ ना बात आप कहते हैं ना कि ना मासर खबर है कौन ना देखो, ये वो वाली कंडीशन नहीं है कि ना मैं आपसे बात करता हूं ना मुझसे बात करो, ये वो कंडीशन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि मैं आपसे और बात नहीं कर सकता, अगर आपने करनी है तो बिल्कुल हाजिर हूं। तो ये बड़ा एक फिन पैकेट या फ्लैग, बड़ा सोशल फ्लैग है कह लो। इसको क्या कहता है, जी मेरे पास आपके साथ बात करने के लिए और कुछ नहीं है, मेरे पास आपको डेटा देने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ देना है तो मैं लेने के लिए हाजिर। क्लियर हो गया। और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये फिन नहीं है। फिर उसके बाद है रीसेट। ये बदमाशी वाला फ्लैग है कि अगर ये वन है या जीरो है, अगर ये वन है यानी सेट है, इसका मतलब है कि मैं अगले को कह रहा हूं, किसी ने भी कहा कि ना मैं आपसे बात करता हूं ना मुझसे करो, यानी नो मोर कनेक्शन, दोनों तरफ से कनेक्शन खत्म। मेरी तरफ से तो है ही खत्म खत्म, तुम्हारी तरफ से भी खत्म। मैं अब तुमसे भी डेटा नहीं लूंगा, मैं तो नहीं भेजूंगा लेकिन तुमसे भी नहीं लूंगा, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से भी कनेक्शन खत्म। तो दिस इज द रीसेट फ्लैग। बात समझ आ रही। देन है अर्जेंट फ्लैग। फिफ्थ फ्लैग इज दी अर्जेंट फ्लैग। अगर आपके सेगमेंट में, अगर आपके सेगमेंट में कोई अर्जेंट डेटा है तो आप इस फ्लैग को सेट कर दें, और अगर आपका नॉर्मल डेटा है तो बस जीरो कर दें। दोबारा कह रहा हूं, अग यहां पे इसमें दिस इज जस्ट ए पॉइंटर। दिस फ्लैग इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड। अभी बताता हूं अर्जेंट पॉइंटर फील्ड। वहां पे एक पॉइंटर पड़ा होगा, अभी बताता हूं। पॉइंटर क्या करता है, इट पॉइंट्स टू द डेटा। तो ये डेटा को पॉइंट करता है कि यहां तक मेरा डेटा अर्जेंट है। अगर है तो आपको अर्जेंट फ्लैग सेट करना होगा, ताकि पता चले कि अगले को, अगले से मुराद एंड डिवाइस को, कि उसने अर्जेंट पॉइंटर फील्ड पढ़नी है। और अगर जीरो है इसका मतलब कोई अर्जेंट डेट नहीं है, इसका मतलब अर्जेंट पॉइंटर फील्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इस बात समझ आ रही। कितने फ्लैग हो गए, सिंक, एक्नॉलेजमेंट, फिन, रीसेट, अर्जेंट। पांच। कितने कहा था, कितने टोटल, छह। तो छठा भी ले लें जी, छठा भी ले लें। ये देख लें जी, पुश। इसका मतलब ये होता है पुश फ्लैग का, कि अगर पुश फ्लैग आपका वन है, या वन होगा या जीरो होगा, तो अगर आप समझते हैं कोई ऐसा डेटा है, आप दूसरे एंड को कह रहे हैं डोंट कीप इट विद यू, अर्जेंटली गिव इट टू द अपर लेयर। अपर लेयर मींस एप्लीकेशन लेयर। तो अगर आपने ये वन कर दिया और डेस्टिनेशन को भेज दिया, तो जो ही उसको सेगमेंट मिलेगा, वो इसका इंतजार नहीं करेगा कि एक और सेगमेंट आ जाए, चले मैं दोनों को इकट्ठा करके आप पर दे दूंगा। नहीं, तो सेंड इट टू द अपर। यही वो कह रहे हैं, सुन लें। कहते हैं इट इज यूज टू रिक्वेस्ट इमीडिएट डेटा डिलीवरी, इमीडिएट डेटा डिलीवरी टू द रिसीविंग होस्ट without waiting for additional data to be buffered on the sender side. The flag is commonly used in applications such as real-time audio and video streaming. जब आपके पास रियल टाइम डेटा है तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि डिले हो, आप चाहेंगे कि कम से कम डिले नहीं डेटा जाए। तो यू मे गो फॉर दिस पुश फ्लैग सेट, कि भाई नहीं, नॉट कट थ्रू, इट इज नॉट दी स्विचिंग, कट थ्रू इज स्विचिंग टेक्नोलॉजी, इज नॉट कट थ्रू। आप सिर्फ उसको कह रहे हैं कि आपको जो डेटा मिला है एंड डिवाइस, इसको भेज दो। फास्टनेस के लिहाज से आप कह सकते हैं, जबकि दोनों का मकसद डिफरेंट है। मकसद इस लिहाज से एक लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है और एक लेयर 4 का, तो डेफिनेटली दे कांट बी सेम। तो हमने कहा कि जी इट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट इमीडिएट डेटा डिलीवरी टू द रिसीविंग होस्ट
without waiting for additional data to be buffered on the sender side. थोड़ी तवज्जो चाहिए। यानी हम कहते हैं कि रिसीवर को ये डेटा जल्दी चाहिए क्योंकि रियल टाइम है, तो हम अपने ट्रांसपोर्ट लेयर को कह रहे हैं, सेंडर अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर को कह रहा है, यानी क्या कह रहा है कि इस डेटा को बफर मत करो अपने पास और ये वेट करो कि और व्यू पर से आ जाए। नो, सेंड इट, क्विकली सेंड इट टू द रिसीविंग साइड। बात समझ आ रही? तो ये हैं जनाब 6 बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फ्लैग्स। अब अगर मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से कौन है जिसको ये 6 फ्लैग्स में कोई भी दुश्वारी है? सोच लें, अगर कोई दुश्वारी है, तो मुश्किल है, तो बताएं। सीम्स लाइक कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में एक ने जवाब दिया, बाकी की लस्सी वगैरह तो नहीं पी हुई, गर्मी ज्यादा है। क्लियर? ओके मरियम। एक दो और भी जवाब आ गए मरियम के बाद। मुजम्मिल भी कह अस्सलाम रहे हैं वालेकुम क्लियर सर। है। वालेकुम सलाम जी। सर जैसे आपने कहा कि ये 5 वार्ड है हमारे पास, इसलिए तो ये इसका तो बिट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा फिर सर, ये जब 6 फ्लैग हो जाए सर। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आपने कहा हमारे पास 6, 5 क्या है? 5 या 6 क्या है? फ्लैग्स, फ्लैग्स था सर, आपने तो कहा फ्लैग, कि 6 फाइव फ्लैग्स फ्लैग हैं, है सर उसका। 6 फ्लैग्स हैं, जी, ये देख लें। तो अच्छा वो वहाँ बिट सर पहले तो बिल्कुल सही है, तो नज़र आ रहे हैं सर, लेकिन ये तो बिट्स पे नजर नहीं आ रही सर। बिट पे क्या नहीं होगा? जो जो ये वाला सर, ये बिट्स पर कोई असर तो नहीं होगा सर। हिट पे तो मुझे आपकी मतलब ये बात क्लियर नहीं हो रही कि आप असर से क्या मुराद ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप भेज रहे हैं 1 0 0 0 0, कितने हो गए? 0। इसका मतलब है कि पहला बिट जो है वो सिंक 1 है और बाकी सारे जो है वो 0 है, यानी अनसेट है। इसका मतलब है कि जो सेगमेंट आप भेज रहे हैं, जो सेगमेंट इसके नीचे है, दैट इज यूज टू टेल द डेस्टिनेशन कि जनाब आई वांट हैव ए कनेक्शन दीजिए। इसी तरह मिसाल के तौर ओके पे सर। अगर आप ये भेज रहे हैं 0 1 0 0 0 0, इसका मतलब है कि जो प्रीवियस था उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, ताकि सेंडर को पता चले कि जो सेंडर को पता चले कि उसकी चीज मिल गई है, मान ली गई है। इसी तरह मैंने बताया कि अगर आप ये दोनों 1 कर दें, इसका मतलब है कि ये सिंक भी है, मेरी तरफ से सिंक है और आपके सिंक का एक्नॉलेजमेंट है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि 0 0 1 0 0 हो। इसके बाद तीसरा बिट जो है वो 1 है, और मैंने बताया कि ये फिन फ्लैग है। फिन का मतलब है कि जो कनेक्शन ऑलरेडी आपके साथ मेरा बना हुआ है 3 वे हैंडशेक से, मैं उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास वो डेटा नहीं है। यानी दिस इज समथिंग वेरी सोशल, कि आप किसी को कहते हैं कि जी मेरे लिए, आप मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, हाँ अगर आपने कुछ कहना है तो प्लीज कहें, आई एम रेडी। चौथा मैंने आपको कहा अब क्लियर कि है सर, अगर आप, जी अब क्लियर है सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर है, ओके नाइस, वेरी नाइस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास 2 और भी क्वेश्चंस हैं, एक जबी की तरफ से क्लियर है और सब की तरफ से क्लियर है, ठीक है जनाब? तो इट्स ग्रेट, जबीउल्लाह भी है, समीउल्लाह भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको सारे के सारे फ्लैग समझ आ गए, जो कि मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आ। अगला है जी विंडो। अगला है विंडो। क्या मतलब है विंडो का? विंडो फील्ड 16 बिट की है। विंडो फील्ड 16 बिट की है, और ये शायद वाहिद फील्ड है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं की, और ये इस्तेमाल होती है फ्लो कंट्रोल के लिए। इसके लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए विंडो फील्ड इज यूज फॉर फ्लो कंट्रोल।
अब पहले तो एक्सप्लेन करूंगा फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा इस 16 बिट से किस तरह हमें हासिल होता है, किस तरह हमें हासिल होता है फ्लो कंट्रोल। तो लेडीज जेंटलमैन, फ्लो कंट्रोल का मैं एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आप सबके सब लोग ऑनलाइन यहाँ पे मेरे पास होते तो मैं इस फैन के साथ ये एग्जाम्पल देता होता हूँ। अगर मेरे पास शायद नहीं है, चलिए नहीं है, और अब बंदे भी काफी ज्यादा ऑनलाइन है, तो अगर मैं इस फैन को रिमोट से बंद कर दूं तो मैंने क्या किया, मैंने करंट के फ्लो को 0 कर दिया। अब अगर मैं इसको स्लो में चला दूं, इसका मतलब मैंने थोड़े इलेक्ट्रॉनों को पर यूनिट टाइम इसकी तरफ अलाउ कर दिया। मैं इसको थोड़ा मीडियम पे ले जाऊं, इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पर यूनिट टाइम इसकी तरफ अलाउ कर दिया। और अगर मैं इसको हाई पे ले जाऊं, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन, मोर करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड दिस फैन। Is it not the flow control of electrons? The flow control. The destination, the fan, is controlling the flow of current, the flow of electrons from the source. In our example, Bapda. अगर एक और एग्जांपल दूं जो कि आपको ज्यादा बेहतर समझा दे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अपने घर में हर जगह, चाहे वो किचन है, वॉशरूम्स हैं, या कहीं और जगहों पे, आपने पानी के पाइप के ऊपर महंगे महंगे टैप्स लगाए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये टैप लगाने की जरूरत क्या है, तो आप कहते हैं इसलिए लगाए हैं कि मिसाल तो रात को हम सोए होंगे, टैंक से सारा पानी निकल जाएगा, सुबह उठेंगे तो पानी होगा ही नहीं। आप कहते हैं हमने इसलिए ये टैंक, इसका मतलब है कि यू वांट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर आप कहते हैं कि जी कभी हमें पानी बड़ा तेज चाहिए होता है तो टैप हमें तेज दे देता है, और जब हमें कम पानी चाहिए होता है तो टैप हमें कम पानी दे देता है। इसका मतलब कि डेस्टिनेशन कंट्रोल कर रही थी, पानी पानी के टैंक में तो पानी की कमी नहीं है, वो तो भरा हुआ है, लेकिन दिस टैप is controlling the flow of water from the water tank to this place. So again, what are you doing? Flow control. इस तरह तीसरी एग्जांपल अगर दूं, अगर आप में से कोई लोग कुकिंग वगैरह करते हैं तो वो बर्नर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर खड़े होके, और कभी तो वो चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देते हैं, कभी वो हल्का कर देते हैं, कभी तेज कर देते हैं। तो व्हाट दिस लेडी और जेंटलमैन इज डूइंग, इट इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस to the burner. So these are the example of flow control. अब यहां पे फ्लो कंट्रोल किसे कहूंगा, भाई डेस्टिनेशन इज सेइंग टू दी सोर्स प्लीज सेंड लेस, और प्लीज आई एम फ्री, आई एम अवेलेबल, सेंड मी मोर। व्हाट द डेस्टिनेशन इज डूइंग, फ्लो कंट्रोल। व्हाट द डेस्टिनेशन इज डूइंग, फ्लो कंट्रोल। तो यहां पर भी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको अगर पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या आपको मेरे फ्लो कंट्रोल की डेफिनेशन समझ आ गई। अगर आ गई तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ दिस विंडो साइज इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ बिट्स और बाइट्स और सिग्नल्स टुवर्ड द डेस्टिनेशन। एंड आई हैव 2 आंसर्स, एंड द 2 आर, सदीक कहते हैं यस जी, यस सर, मुजम्मल भी यस, और मरियम भी कह रही है ठीक है। तो जनाब इसका मतलब ये है, और 2 और भी आ गए, और 2 और हैं, लारैब भी और जबीउल्लाह भी कहते हैं हमें समझ आ गई कि फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं, फ्लो को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे हम ना पानी की फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं, ना बिजली की करना चाहते हैं, ना गैस की करना चाहते हैं, हम बाइट्स की, बिट्स की, सिग्नल्स की करना चाहते हैं। तो जनाब ये विंडो का साइज जो है वो 16 बिट्स का है। इसका मतलब 0 से लेके 65,535, 16 बिट्स 2 पावर 16। इसका मतलब है कि अगर इस
डेस्टिनेशन का दिल चाहे तो यहां 100 लिखकर सोर्स को भेज दे, यहाँ लिख के 100। इसका मतलब है कि 100 बाइट्स तो तुम मुझे भेज सकते हो और फिर मेरे एक्नॉलेजमेंट का वेट करो और इसके आगे मत भेजना, जब तक कि मैं एक्नॉलेज ना करूं और आगे मत भेजना। अब लेट करो मैं उसको 1 मिनट तक एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा तो उसने 1 मिनट में मुझे कितने बाइट्स भेज दिए? सिर्फ 100। अगले मिनट में मैं इस 100 को मिसाल के तौर पे 1000 कर देता हूं और जो ही वो 1000 भेजता है लेट करें एक सेकंड में मैं उसको एक्नॉलेजमेंट भेज देता हूं। इसका मतलब मुझे और 1000 भेज सकता है अगले सेकंड में। वो एक्नॉलेजमेंट से भेजी, मैंने उसको एक और भेज दिया एक्नॉलेजमेंट तो मुझे मिल गए। इसका मतलब और दो, इसका मतलब मैंने उसको क्या कर दिया है? तेज कर दिया है। मैंने उसको तेज कर दिया है। अब अगर मिसाल के तौर पे इस 1000 को मैं 10,000 कर दूं, मैंने इसको और तेज कर दिया है। इसका मतलब बाय यूजिंग दिस विंडो साइज आई एम कंट्रोलिंग दी सोर्स, send me fast or send me slow. Why fast? Because might be I'm not busy. My processor is available, my RAM is available, my network is available, no problem. Or vice versa, maybe my processor is 70% busy, my buffer is full, my RAM is busy. I don't want more bytes or bits from you. That's the reason I will send a small number and then I may not acknowledge it. So the source will be pending for me, sleeping for me, waiting for me, which means I'm controlling. This window is used for flow control. Clear? Then, ladies and gentlemen, the next 16 bits belongs to checksum. The next 16 bits belongs to checksum. है कोई आप में से जो मुझे बताए what is the purpose of the checksum? Error detection. Checksum is used for error detection. देखना यह है कि क्या that will be used for, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि एरर डिटेक्शन कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया हुआ है लेडीज एंड जेंटलमैन कि एरर डिटेक्शन यूं होती है कि सोर्स अपना डेटा लेता है और वो डेटा किसी एल्गोरिथम को हवाले कर दिया जाता है। और अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि एल्गो क्या है? चेकसम। और क्या होगा? ये एल्गोरिथम कुछ रिटर्डेंट बिट्स जनरेट करेगा जिनकी तादाद यहाँ पे 16 बिट्स है। वॉट एवर इज द साइज ऑफ द डेटा, but the checksum redundant bits, the redundant bits are always 16। तो आपके पास एक 16 बिट का रिडंडेंट बिट आ गया जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया और आपने अपना डेटा और ये 16 रिडंडेंट बिट्स भेज दी टुवर्ड दी। 16 रिडंडेंट बिट आपने यहाँ पे डाल के और यहाँ पे नीचे डेटा लगाकर अपना एप्लीकेशन लेयर का डेटा आपने भेज दिया टुवर्ड दी डेस्टिनेशन। ठीक, अभी जवाब देते हैं इसका भी। पहले इसको क्लियर कर दूं, फिर आपके दोनों का एक ही सवाल है तो उसका जवाब देता हूं। हो सकता है ये सवाल उस वक्त तक ऑनलाइन वाले भी कर लें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि हमने ये भेज दिया, फिर भेजने के बाद वो भी जो रिसीवर है वो भी इस डेटा को लेगा, इसको उसी एल्गोरिथम यानी कि चेकसम के हवाले करेगा और चेकसम फिर 16 बिट्स रिडंडेंट से 16 बिट जनरेट कर लेगा। और हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इन 16 बिट्स को जो हमें
इस हेडर में मिले हैं इनको, और जो हमने कैलकुलेट किए हैं इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि इस डेटा में कोई एरर नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब जो एरर रिसीव, जो डेटा रिसीव हुआ है, डेफिनेटली इट हैज सम एरर। समझ आ गई? तो इस तरह दिस चेकसम इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन। आखिरी फील्ड है, पहले एक्सप्लेन करके और फिर आप दोनों के सवाल की तरफ आते। आपने उसके बाद है अर्जेंट 16 बिट्स, एंड दिस इज दी, मैंने पहले कहा था पॉइंटर आएगी। तो अगर आपके इस नीचे डेटा में, एप्लीकेशन लेयर के डेटा में कोई अर्जेंट डेटा है जो कि आप मशीन को, एंड डिवाइस को कहना चाहते हैं कि इसको जल्दी से प्रोसेस करो, तो आप यहाँ पे उस डेटा का, जहां पे वो डेटा खत्म हो रहा है, मिसाल के तौर पे ये आपका सेगमेंट है, यहां तक इसमें, इस जगह तक इसमें अर्जेंट डेटा है, इसके बाद नॉर्मल डेटा है, ये अर्जेंट और ये नॉर्मल। तो आप इसकी कोई लोकेशन तो होगी, एंड दैट लोकेशन इज कॉल्ड पॉइंटर। दैट पॉइंटर इज प्लेस्ड हियर। अगर कोई ये है तो फिर आप यहाँ के अर्जेंट बिट को भी 1 कर दोगे और यहाँ पे पॉइंटर 16 बिट का पॉइंटर डाल दोगे, 16 बिट का पॉइंटर रख दोगे जो कि इस पॉइंट को, लोकेशन को पॉइंट करेगा, जिससे आपके एंड डिवाइस को ये पता चलेगा कि पहली बात तो ये कि अर्जेंट डेटा है, लेकिन कहां तक है, ताकि मैं उसको जल्दी से प्रोसेस कर लूं और बाकियों को नॉर्मली जैसा है वैसे उसको ट्रीट करूं। लेकिन अगर आपका अर्जेंट कंट्रोल बिट में अर्जेंट फ्लैग 0 है तो ये अर्जेंट डेटा, अर्जेंट पॉइंटर पढ़ा ही नहीं जाएगा, इसका मतलब है ही नहीं। पढ़ा क्यों नहीं जाएगा? इसका मतलब है ही नहीं। और जब नहीं है तो इसका मतलब ये है, जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा डेटा इस फ्रेम में नॉर्मल है, सारा का सारा डेटा इसमें नॉर्मल है, इसको कोई अर्जेंसी वाली कंडीशन नहीं। अब समझ आ गया? तो 20 के 20 बाइट्स में, बिट्स मैंने, बाइट सॉरी 20 बाइट्स का हेडर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। पहले वो सवाल मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी शेयर करता हूं। ऑनलाइन के स्टूडेंट के लिए ये है कि वो, हमारे ये जो फिजिकल स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि लेयर 2 में भी तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरर डिटेक्शन का मेथड इंप्लीमेंटेड है जो कि आपने पढ़ा है, एंड द नेम ऑफ दैट एल्गोरिथम वाज CRC32। तो CRC32 के होते हुए फिर इसकी, इस चेकसम की क्या जरूरत? ठीक, क्वेश्चन समझ आया कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, सॉरी फिजिकल स्टूडेंट का, आसिफ, लारैब, मरियम, सदीक। क्वेश्चन ये पूछा गया है मुजम्मिल, जबी, के जब नीचे इतना स्ट्रॉन्ग एरर डिटेक्शन मेथड मौजूद है तो फिर लेयर 3 या लेयर 4 पे, इस केस में लेयर 4 पे चेकसम की जा रही है। तो जवाब इसका ये है कि इवन आपने देखा है कि IPv4 में भी चेकसम था, हेडर चेकसम। तो मकसद ये था कि लेयर, वहां भी हम कह सकते हैं जब लेयर 2 में एक मजबूत वो मौजूद है तो फिर लेयर 3 पे क्या जरूरत। इसीलिए इसी चीज को देखते हुए IPv6 में उसको निकाल दिया गया। अगर आप IPv4 और IPv6 का हेडर का आज जाके घर कंपेयर करें तो यू विल फाइंड कि IPv4 में चेकसम है, IPv6 में, सॉरी, हाँ, हेडर चेकसम है लेयर 3 पे, लेयर 3 ऑफ IPv6 में नहीं है, क्योंकि हमने यही सोचा कि जी नीचे एक स्ट्रांग हुआ है, और नंबर 2 उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि नेटवर्क इतना स्टेबल हो गया है, इतना रिलायबल हो गया है, एरर नहीं आती, इसलिए हमने वहां से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए छोड़ा कि हम अभी भी एज्यूम करते हैं कि जी ठीक है, आपकी बात से हम एग्री करते हैं कि CRC इज ए स्ट्रॉन्गर वन, इज ए बेटर वन,
जब उससे कर लिया तो नो नीड। लेकिन ये बड़ा कमजोर है, बड़ा वीक है, बड़ा सिंपल है। तो जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप जब अपने यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं तो उस वक्त तो आपको बड़ी, आपके बैग को भी देखा जाता है, बाजू का आपको बॉडी को भी चेक किया जाता है, यानी मजबूत, यानी CRC-32। लेकिन जब आप अपनी लैब में आते हैं तो कोई आपके साथ ये काम नहीं करता, लेकिन अटेंडेंट यहाँ बैठ के देख रहा होता है और कहता है ये बंदा DCSE का है, ये बंदा सिस्को का है, ये बंदा तो कहीं बाहर का है। तो वो क्या कर रहा है? चेकसम कर रहा है। क्या कर रहा है? चेकसम कर रहा है। तो हमने एक एडिशनल, क्योंकि एरर हमारे से बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि एरर अगर आ गया और हम पकड़ ना सके तो फिर हमें वो भुगतना ज्यादा पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि कितना कमजोर है ये मेथड, रहने देंगे। आपने ठीक कहा कि जब उससे नहीं पकड़ा गया, CRC से नहीं पकड़ा गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि नियर फ्यूचर जब भी इसका कोई अपग्रेड आए और वो कहे जी इसको हटाओ, इसकी जगह कुछ और रखते हैं, 16 बिट ऐसे मुफ्त में जा रहे हैं। तो कोई आपका क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है कि जब CRC-32 एक चीज को वेरीफाई करता है कि इट इज ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज के जी देयर इज नो नीड फॉर, इसी वजह से IPv6 से निकाला गया, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हम फिर भी, हमारे साथ मौजूद हैं, देयर इज वन आंसर एज वेल, ईच लेयर प्रोटेक्ट्स इट्स ओन लेयर डेटा। लेकिन डेटा तो आपने ठीक कहा मुजम्मिल, कि हर लेयर अपने उसको चेक करती है, लेकिन देख तो रही है वो PDU को ही। अगर सिर्फ वो हेडर को देख रही होती तो फिर हम कहते हैं कि जी ठीक है, वो अपने हेडर को देख रही है, जो कि नीचे शायद नहीं देखा गया। लेकिन यहाँ पे वो पूरे PDU को देख रहा है। इसलिए जैसे कि प्रॉब्लली प्रॉब्लली क्या, श्योरली IPv6 से निकल गया है, यहां पर भी अगर ना हो तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जब एरर बहुत ज्यादा का जमा, क्योंकि ये तो उस वक्त का TCP बना हुआ है जबकि मे बी 80s का बना हुआ है, उस वक्त एरर बहुत ज्यादा थे। जैसे कि जब आपके मुल्क में हालात खराब होते हैं तो फिर हर जगह पे चेकिंग करना जरूरी समझा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि जी ये फौजी है, इससे कैसे निकल जाएगा। फौजी से भी निकल सकता है, CRC से भी एरर निकल सकता है। इसलिए वी नीड टू, CRC-32 विल डिटेक्ट करप्शन ऑफ TCP सेगमेंट। बिल्कुल करेगा जी, सबको करेगा, क्योंकि आप तो पूरा का पूरा सेगमेंट भेज रहे हैं ना। आप उसको, ये तो ये किसका क्वेश्चन है? मुजामिल साहब का। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप तो अगर हम थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करें तो हमने कहा कि हमारे इधर भी 5 की 5 लेयर्स हैं और हमारे डेस्टिनेशन पे भी 5 लेयर्स हैं। तो जब हमें यहां से हमारी एप्लीकेशन ने मिसाल के तौर पे TCP को दिया, हम एज्यूम करें कि यहाँ पे TCP है, TCP को दिया और यहाँ की TCP पे रिसीव होगा, तो लाजमी, और यहाँ से फिर FTCP से उसी तरह की एप्लीकेशन पे आएगा। तो जब डेटा डाउन मूव करेगा तो लाजमी तौर पे इट हैज टू मूव थ्रू दी फिजिकल एंड देन टू द डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पे तो CRC मौजूद है, तो वो लाजमी तौर पे पूरे के पूरे मैसेज को करेगा। वो सिर्फ हेडर को तो के लिए तो नहीं है, किसी खास हेडर के लिए तो नहीं है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि CRC सारे को चेक करके अगर कहीं भी एरर है, चाहे वो हेडर में है चाहे वो पेलोड में है, चेक करेगा। क्लियर हो गया जी? मेक सेंस? और यही बात जो मैंने इतनी देर लगा के समझाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने चंद सेकंड में समझा दी कि जनाब हर एक फील्ड का क्या मकसद है। लेकिन आपको पता है कि मैं हेडर्स पे ज्यादा टाइम लगाता हूं, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड करना है, समझाना है कि आप लोग कोई इंजीनियर्स हो, आप लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, आप लोग साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हो। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बस ऊपर से गुजार दिए जाए। हेडर इज द कोर। और यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आपका जो IP है, इट इज लाइक, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑल द डिफरेंट एप्लीकेशंस आर गिविंग द डेटा टू द TCP थ्रू डिफरेंट पोर्ट्स। दैट द रीजन दैट इज सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, बट TCP combine them and give it to the IP. इस तरह when the data is coming to the IP,
it is giving to the TCP, but TCP then looks at the transport layer, I mean the ports, and separate them and give it to the right application. कुछ बात समझ आ रही है? शाबाश, कोई क्वेश्चन? तो मैं ये चाहूंगा कि ये तीन, इतना जितना मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हर एक हेडर की फील्ड को, मैं आपसे कल ये 16, 17, 18 की जो 3 स्लाइड्स हैं ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। इनको आप 16, 17, 18 स्लाइड को पढ़ के आए, समझ के आए, और क्वेश्चन है तो पहले सबसे पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। क्लियर हो गया? तो चलें आज के, इज देयर एनी क्वेश्चन? लेस देन अ मिनट है लेकिन, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सिर्फ यस कह दें तो आई कैन सेंड यू द लिंक, नेक्स्ट लिंक, ताकि हमारी क्लास खत्म ना हो। तो आपने कहा नो सर, तो चले फिर आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, लेकिन ये पढ़ के आना है आपने, और मैंने टीसीपी से नहीं, मैंने यूडीपी की ओवरव्यू से कल स्टार्ट लेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, विशिंग यू बेस्ट वीकेंड। गर्मी है, बाहर मत निकलें, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।